हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 181 181। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ऑप्शन बी अक्षरात्मक लिपि है। कैसी है? अक्षरात्मक लिपि, साथ में वैज्ञानिक भी। तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करें, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। लेकिन आप ध्यान रखें, हमने व्याख्या में भी पढ़ा है पिछले वीडियो की, तो ये एक अक्षरात्मक या अक्षरिक, ठीक है, या फिर वैज्ञानिक, ये तीन शब्द याद रखेंगे। तो ये लिपि है कौन सी? देवनागरी लिपि। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे लिपि त्रुटियां सुधार के प्रयत्न। ठीक है, तो देखते हैं लिपि त्रुटियां सुधार के प्रयत्न। गौर करेंगे दोस्तों प्रश्नों पर। हमारा प्रश्न है, ध्यान दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद। पहली बात, एक लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया। किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो इस परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। किसने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे। ये कौन से समय की बात हो रही है? 1953 की। ठीक है, तो आजादी के कुछ वर्षों बाद। ठीक, और ध्यान रखें कि 1953 में ही भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश। ठीक, देखते हैं, गौर करेंगे व्याख्या पर। ध्यान दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद, ठीक है, इसकी 28-29 नवंबर, दो डेट दी गई हैं। 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति, उस समय उपराष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। यह बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? लखनऊ में आयोजित की गई थी ये बैठक। ठीक है, जिसमें अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्रियों, विद्वानों, भाषा शास्त्रियों आदि ने हिस्सा लिया था। ठीक है, कौन कौन शामिल था बैठक में? मुख्यमंत्रियों, अनेक कई सारे प्रांतों के मुख्यमंत्री थे, विद्वान थे और प्रतिष्ठित भाषा शास्त्री थे। ठीक है, देखते हैं आगे व्याख्या। नागरी प्रचारिणी सभा के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार परिषद की स्थापना की थी। तो किसके अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार परिषद की स्थापना की थी? नागरी प्रचारिणी सभा के। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, ये देखो किस वर्ष की बात हो रही है। इससे पहले हमने 1953 की बात की, अब हम बात कर रहे हैं 1947। ध्यान रहे कि इसी वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दें, 1947 की बात है। इसमें क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी
आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1947 में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए आचार्य नरेंद्र देव समिति, ध्यान से सुने, नरेंद्र देव समिति का गठन किया। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक पूछे जा रहे हैं। प्रश्न को ध्यान से समझें। ऑप्शन ए काका कालेकर, काका कालेकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। नागरी लिपि में, नागरी लिपि में ध्यान दें, नागरी लिपि में सुधार का प्रथम प्रयास महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रथम प्रयास महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, और वहाँ के सावरकर, ठीक है, सावरकर बंधुओं ने, महाराष्ट्र में कुछ सावरकर थे, ठीक है, जिन्होंने सभी स्वरों के लिए छोटा आ में ही मात्रा लगाने का सुझाव दिया। इन्होंने क्या कहा कि सभी स्वरों के लिए जो छोटा आ है, ठीक है, इसमें ही क्या किया जाए कि मात्रा लगाई जाए। ठीक है, सभी मात्राएं लगाई जाएं, सभी स्वरों के लिए आ में ही मात्रा लगाई जाए। ठीक है, ये सुझाव दिया था उन्होंने। किसने? सावरकर बंधुओं ने। ठीक है, कहाँ के थे ये? महाराष्ट्र के थे। ठीक है, और किसके लिए सुझाव दिया? तो नागरी लिपि में सुधार के लिए। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रयास वर्ष 1933 में प्रारंभ हुआ। कब? वर्ष 1933 में, 1933 में। ठीक, आज़ादी से पहले संघर्ष के समय है ये, ध्यान रखें। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में, इंदौर में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी के सभापतित्व में नागरी लिपि में सुधार के लिए एक लघु समिति गठित की गई। ठीक है, यानी कि इंदौर में जब अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, इंदौर अधिवेशन में यानी क्या हो रहा था? हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, तो गांधी जी के सभापति थे, गांधी जी क्या थे? सभापति थे, और उनके सभापतित्व में नागरी लिपि में सुधार के लिए एक लघु समिति गठित की गई। ठीक है, जिसके संयोजक कौन थे दोस्तों? काका कालेकर। कौन? काका कालेकर। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस समिति के द्वारा प्रस्तुत 14 सुझावों को सम्मेलन ने स्वीकार किया, और इस समिति ने क्या किया कि 14 सुझाव दिए, और 14 की 14, ठीक है, इस समिति ने अपनाए। ठीक है, कौन सी समिति ने? लघु समिति ने। कौन सी? किसके सभापतित्व में ये समिति गठित हुई थी? तो गांधी जी के सभापतित्व में। संयोजक कौन थे? काका कालेकर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला प्रश्न है, क्या है? ध्यान दें, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? यानी कि ऐसे विद्वान भी आए थे जिन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि के स्थान पर हमें किस लिपि का इस्तेमाल करना चाहिए? तो उन्होंने कहा रोमन लिपि का। रोमन किसकी लिपि थी? अंग्रेजी की लिपि थी। ठीक है, ध्यान रखें, अंग्रेजी की लिपि है रोमन लिपि। ठीक, तो वे व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन सी, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार की जाए। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों व्याख्या पर, क्या है? ध्यान दें, भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव किसने दिया था? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? 12 खड़ी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पढ़ी होंगी। ठीक है,
कि आ की बारी खड़ी, ठीक है, बचपन में पढ़ी होगी, कक्का किक्की कुक्कू केके पढ़ते थे ना मात्राएं लगाकर, ठीक है, तो ये वही है 12 खड़ी, ठीक। तो देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन सी, काका कालेकर ने। काका कालेकर ने आ के 12 खड़ी का सुझाव दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। व्याख्या है, गौर करें। सावरकर बंधुओं और काका कालेकर ने आ के 12 खड़ी को उपयोग में लाने का सुझाव दिया। आ की 12 खड़ियों को उपयोग में यानी प्रयोग में लाने का सुझाव दिया, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है, यह स्वीकार नहीं किया गया। उनका सुझाव था कि छोटे आ में ही मात्राओं को जोड़कर लिखा जाए, छोटे आ में ही मात्राओं को जोड़ा जाए और फिर लिखा जाए, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो देवनागरी में छोटे आ के बारीक खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेकर ने, जो कि स्वीकारा नहीं गया, ठीक है। अच्छा, देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान दे दोस्तों। पंजाबी की लिपि कौन सी है? ठीक है, पंजाबी की लिपि है ऑप्शन बी, गुरुमुखी, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पंजाबी की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि। देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी की। फारसी किसकी लिपि है? उर्दू की। और रोमन किसकी लिपि है? अंग्रेजी की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि, ठीक है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। साथ ही साथ एक लिपि और है, खरोष्ठी लिपि। कौन सी? खरोष्ठी लिपि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। खरोष्ठी लिपि किसकी है? ये मलयालम की। मलयालम की लिपि है खरोष्ठी लिपि, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। क्या है? पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, ठीक है। पंजाबी पंजाब क्षेत्र की भाषा है। कहाँ की भाषा है पंजाबी? पंजाब क्षेत्र की, ठीक है, पंजाब में बोली जाती है। यह 2 शब्दों से बना है, 5 धन आबों। पंजाब किससे बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, 5 जमा आबों, ठीक है। आबों से क्या अभिप्राय है? आबों से अभिप्राय है नदियों से है। किससे? नदियों से। आबों का क्या अर्थ होता है? नदियां। इस क्षेत्र में 5 नदियां बहती हैं। पंजाब क्षेत्र में 5 नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? ध्यान देंगे। एक है रावी, एक सतलज, ठीक है, एक है व्यास, और एक है चिनाब, और एक है झेलम, ठीक है। ये 5 नदियां हैं। एक बार फिर से सुने, कौन कौन सी? रावी, सतलज, व्यास, चिनाब और झेलम, ठीक है। ये कहाँ बहती हैं? पंजाब क्षेत्र में, ठीक है। और इन नदियों को, इनको ही आबों कहा गया है, ठीक है। इसीलिए इसे पंजाब कहा जाता है, पंजाब, ठीक है, जहाँ 5 नदियों का जहाँ से 5 नदियाँ बहती हों, पंजाब, ठीक है, ध्यान रखें। और यहाँ पर बोली जाने वाली लिपि, लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भाषा कौन सी है? पंजाबी, ठीक है। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करेंगे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर क्या है? ध्यान दें। डोगरी आदि कुछ उपभाषाएं भी हैं। डोगरी आदि कुछ उपभाषाएं भी हैं। ये कहाँ तक फैली हैं? जम्मू क्षेत्र तक फैली हैं। जम्मू कश्मीर सुना होगा आपने, भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है ये, ठीक है। तो जम्मू क्षेत्र तक फैली हैं उपभाषाएं। कौन सी? डोगरी, ठीक है, ध्यान दें। माझी, डोगरी, मालबाई, पोवाधी, राठी, भटियानी, ठीक है, ध्यान से सुने। माझी, डोगरी, मालबाई, पोवाधी, राठी, भटियानी, ये सभी क्या हैं? इसकी प्रमुख बोलियां हैं। इसकी प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसकी? डोगरी उपभाषा की, ठीक। अब डोगरी की लिपि कौन सी है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरे पिछले वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने उसमें बताया था, टाकरी लिपि है। किसकी? डोगरी की। डोगरी की लिपि है
टाकरी। ये याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डोगरी का। ठीक है, हमेशा प्रश्न बनता है यहाँ से, तो गौर करते चलें। अगला बिंदु है दोस्तों, पंजाबी बोलने वाले। पंजाबी बोलने वाले मुख्य रूप से कौन होते हैं? सिख। ठीक है, सिख लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? पंजाबी बोलते हैं, इसीलिए इसे सिक्खी भी कहा जाता है। इसे सिक्खी भी कहा जाता है। तो पंजाबी को हम सिक्खी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अगला बिंदु है गुरु नानक, सिखों के पहले गुरु। ठीक है, कौन थे? गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक एवं अन्य गुरुओं तथा संतों की वाणी का संग्रह। ठीक है, किसमें संकलित है? तो दोस्तों ध्यान रखें, गुरु ग्रंथ साहिब में। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक, तो अब ध्यान से सुने। गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी का प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? पंजाबी का प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथ है। क्या? गुरु ग्रंथ साहिब। और इसके अंतर्गत किसका संकलन है? तो गुरु नानक एवं गुरु नानक की परंपरा के जो अन्य संत रहे हैं उनकी वाणियों का संकलन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु देखें दोस्तों, क्या है? ध्यान देंगे। नानक वारिश शाह। नानक यानी कि गुरु नानक। ठीक है, फिर है वारिश शाह, एक है मोहन सिंह, एक है अमृता प्रीतम। ठीक है, ये पंजाबी के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो कुछ साहित्यकारों का नाम है यहाँ पर, जिनमें एक है नानक, एक है वारिश शाह, एक है मोहन सिंह, एक है अमृता प्रीतम। ठीक है, तो ये क्या है? पंजाबी साहित्यकार हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा देवनागरी लिपि के संबंध में वीडियो। ठीक है, जो कि यहीं समाप्त होता है और ये विषय भी यहीं समाप्त होता है। अगला विषय हम करेंगे व्याकरण। ठीक है, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।